हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार चौधरी आपके लिए फ़िज़िक्स की क्लास लेकर के आया हूँ और इसमें अपने सबसे पहला टॉपिक है जो एनसीईआरटी है, 12th लेवल जो एनसीईआरटी की बुक है उसका सबसे पहला चैप्टर है अपना विद्युत क्षेत्र, जिसमें अपन स्थिर आवेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं का अध्ययन अपने को इसी चैप्टर में करना है। आवेश क्या है, आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं और आवेशों के बीच में लगने वाले बल क्या क्या होते हैं, बलों की दिशाएं क्या होती है, आवेशों के लिए बलों के लिए अपन कौन कौन से नियम अपन काम में लेंगे, वो सारी चीज़ें अपने को इसी चैप्टर में देखना है। तो देखो, सबसे पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, उनमें अपने सबसे पहला आता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। जो आधुनिक फिजिक्स है, आधुनिक फिजिक्स में विद्युत आवेश किसको माना जाता है। तो देखो, विद्युत आवेश का मतलब क्या है, अपन कोई भी विद्युत आवेश हो उसको अपन प्लस क्यू या माइनस क्यू या अपन स्मॉल क्यू में भी इसको लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू भी लिखा जा सकता है, स्मॉल क्यू भी अपन लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो जो विद्युत आवेश की आधुनिक परिभाषा है, उस परिभाषा में क्या माना जाता है कि यदि क्यू आवेश या कोई भी आवेश है वो अपने स्थान पे स्थिर रहता है, गति नहीं करता है, तो वो आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, केवल एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और यदि यही आवेश क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए या नियत वेग से गतिशील हो जाए, तो ये क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और यदि इसी आवेश को अपन क्या मान लें, एक त्वरित आवेश मान लें, तो त्वरित आवेश क्या क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड वे, और साथ में किसका निर्माण करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनमें से एग्जाम्स में छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं कि स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र का नाम क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, गतिशील के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। ये तो है आवेश की आधुनिक परिभाषा। अब देखो, आवेश की जो आधुनिक परिभाषा है, इसी परिभाषा को आगे लेकर के अपने को जाना है। अपन देखो, छोटी क्लासेज में एक बात पढ़ते हैं कि कोई भी जो आवेश अपन वर्ड बोल रहे हैं, ये आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को तो बोला जाता है धनात्मक आवेश, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, धनावेश, और एक होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। आवेश 2 प्रकार का, एक तो धनावेश और एक ऋण आवेश। ये आवेशों की प्रकृति होती है। और ये जो आवेशों का नामकरण है कि धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश है, इनका नाम किसने दिया था, एक वैज्ञानिक था जिसको अपन बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था। आवेशों को एक आवेश को धनावेश, दूसरे आवेश को ऋणावेश किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब देखो, इन्हीं आवेशों को जब अपन पास में लाते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश को पास में लाते हैं, तो इनके बीच में एक बल लगता है। दोनों समान प्रकृति के आवेशों को पास में लाते हैं तो भी एक बल का अनुभव होता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी यदि समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे अपन ने प्लस और प्लस रख दिया, माइनस और माइनस रख दिया, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, उन आवेशों के मध्य हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और यदि आवेशों की प्रकृति विपरीत कर दी जाए,
यानी जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके मध्य हमेशा कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। ये चीज़ अपने को पहले से पता होती है, फिजिक्स में पहले से इस चीज़ का पता था कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखो, आवेश का नामकरण हो गया, आवेशों की प्रकृति के हिसाब से लगने वाला बल हो गया। अब इस बल का परिमाण क्या होता है कि इन आवेशों के बीच में कितने परिमाण का बल लगेगा, वो उस बल का मान निकालने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक नियम की ज़रूरत पड़ती है। और आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण, एक तो दो चीज़ें काम में आएगी, एक तो बल का परिमाण और एक होती है बल की दिशा। ये दो चीज़ें प्राप्त करने के लिए एक कुलाम नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था कि कोई भी आवेश है, उन आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण ये होता है और उनके बीच में लगने वाले बल की दिशा ये होती है। तो देखो, इस कुलाम के नियम को उपयोग में लेने के लिए दो कंडीशन होती है। यदि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे बिलोंग करती है, दोनों कंडीशन लागू होती है, तो ही वहाँ पे कुलाम का नियम अप्लाई हो सकता है, अन्यथा कुलाम का नियम अप्लाई नहीं हो सकता है। तो देखो, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है, कुलाम का नियम कब लागू होगा? जब जो आवेश है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। दूसरा आवेश क्या रहना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। एक तो आवेश स्थिर रहना चाहिए, दूसरा आवेश क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। तो देखो, स्थिर आवेश का तो आपको पता है कि स्थिर आवेश का मतलब क्या हो गया कि जिसका वेग क्या होगा? 0 होगा, उसको अपन क्या मान सकते हैं? स्थिर आवेश मान सकते हैं। लेकिन बिंदु आवेश क्या होता है? तो बिंदु आवेश की देखो सिंपल सी परिभाषा होती है कि दो आवेशों की जो विमा होती है, दो आवेशों की विमा भी बोल सकते हैं या दोनों आवेशों का आकार भी बोला जा सकता है। दो आवेशों की विमा उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो। क्या बोला है मैंने? दो आवेशों की विमा यानी दो आवेशों का आकार उन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में क्या हो? नगण्य हो। तो अपन इन दोनों आवेशों को क्या बोल सकते हैं? बिंदु आवेश बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है बिंदु आवेश की परिभाषा कि दोनों आवेशों का आकार या विमा उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो? नगण्य हो, कम हो, तो ही अपन क्या बोलेंगे? उनको बिंदु आवेश बोलेंगे। अब देखो, बिंदु आवेश के लिए अपने को क्या करना है? ये चीज़ होगी, बिंदु आवेश की बात हो गई, अपना आवेश हो गया, धनावेश ऋण आवेश दोनों के बीच में लगने वाला बल हो गया। अब देखो, इसी चीज़ में अपन आगे लेकर के चलते हैं। जो कुलाम का नियम है, कुलाम के नियम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या लिखी है? दो कंडीशन लिखी है मैंने, दोनों चीज़ बताऊंगा। एक तो लिखा है प्लस क्यू, यहाँ भी लिखा हुआ है प्लस क्यू। दोनों आवेशों के बीच में अपन ने क्या लिखा है? निर्वात रखा है। इस निर्वात शब्द का क्या मतलब होता है? निर्वात का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे किसी प्रकार का माध्यम उपस्थित नहीं होता है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? निर्वात बोला जाता है। कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई माध्यम नहीं हो, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित ना हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे निर्वात बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन दोनों आवेशों को r दूरी पे रखते हैं। आप d दूरी पे भी रख सकते हैं, t दूरी पे भी रख सकते हैं। बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी रखी जा सकती है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में अपन निर्वात रखते हैं। अब देखो, जो कुलाम का नियम है वो अप्लाई कैसे होता है? कुलाम का नियम करना क्या है अपने को? कुलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है? क्या बोलता है कुलाम का नियम? कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। पहली लाइन क्या बोली है मैंने? दोनों आवेशों के मध्य
लगने वाला जो बल है कूलाम बल भी बोलते हैं, विद्युत बल भी बोलते हैं। लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी दो लाइन है, दोनों वर्ड यहाँ पे काम में आने चाहिए। दो स्थिर आवेश और दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो बल किसके समानुपाती होगा, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो अपने पास में दो इक्वेशंस हैं, दोनों में एक साइड में बल है, तो अपन समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से दोनों को कंबाइन करके अपन ये लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या बन जाएगा, R²। अब देखो फिजिक्स में जब भी ये जो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जो निशान होता है ये आने के बाद में अपने को इसको हटाना होता है, तो हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखा जाएगा, R²। यहाँ पे अपन ने समानुपाती की जगह एक कांस्टेंट रखा है, इसको बोला जाता है स्थिर विद्युत्की नियतांक। स्थिर विद्युत्की नियतांक या आप इसको सीधा भी बोल सकते हैं, इसको एक समानुपाती नियतांक भी बोला जा सकता है, जो आपको याद रहे वो ठीक है, समानुपाती नियतांक। ये दोनों नाम इसी के होते हैं। अब देखो यहाँ पे K को अपन ने क्या बोल दिया, स्थिर विद्युत की नियतांक बोला है और साथ में क्या बोला है, समानुपाती नियतांक बोला है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो K का मान है, ये K का मान तो आ गया, अब लगने वाले बल का परिमाण अपने पास में आ गया और साथ में क्या बच गई, अब बल की दिशा बच गई। तो बल की दिशा के लिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो यदि आवेश समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो विद्युत बल की दिशा क्या होती है, हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर क्यों होती है, क्या वजह होती है इसकी, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं और समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तो समान प्रकृति के जो आवेश होंगे उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, ये तो होगा लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और यदि आपने ये कर लिया कि यहाँ पर एक प्लस का आवेश है, दूसरा माइनस का आवेश है, दोनों की प्रकृति क्या हो गई, अलग अलग प्रकृति हो गई, एक प्लस का है, दूसरा आवेश माइनस का है, तो दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा कौन सा बल कार्य करता है, यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है और यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आकर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर, ये होगा लगने वाले बल की दिशा। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो कूलाम का नियम है, याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या है कूलाम के नियम में, कि कूलाम का जो नियम है वो क्या क्या देता है अपने को, कौन कौन सी राशियाँ प्रदान करता है। सबसे पहली बात कि कूलाम का नियम अपने को आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण अपने को देता है, साथ में लगने वाले बल की दिशा अपने को प्रदान करता है। उसके बाद में कूलाम का नियम लगाने के लिए कंडीशन
आवेश हमेशा स्थिर होना चाहिए और आवेश हमेशा कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। स्थिर आवेश का मतलब आपको पता है कि वेग क्या होगा, 0 होगा। बिंदु आवेश का मतलब क्या बताया है अभी आपको कि आवेशों की विमा या आवेशों का आकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो अपन इन आवेशों को क्या मान सकते हैं, बिंदु आवेश। परिभाषा आपको दिमाग में रखनी है। फिर अपन ने 2 आवेश रख लिए, दोनों के बीच में दूरी r रखी है, निर्वात मान लिया, दोनों में प्रतिकर्षण बल रखा है, दोनों प्रतिकर्षण बल की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी, आकर्षण बल की दिशा अंदर की तरफ। कूलाम के नियम से क्या लिख देंगे कि लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो क्या होगा, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों इक्वेशन से अपन कंबाइन करके ये लिख सकते हैं, K का मतलब होता है स्थिर विद्युत की नियतांक और साथ में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, समानुपाती नियतांक भी इसको बोला जा सकता है। और यदि आपसे दिशा पूछी जाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बल की दिशा। तो यदि प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो प्रतिकर्षण बल की दिशा हमेशा क्या हो जाएगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ। लगने वाला जो बल है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ कार्य करेगा और आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो दिशा क्या हो जाएगी, लगने वाले जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ये होगी इसमें, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब देखो अपन ने यहाँ पे निर्वात की बात की है, तो निर्वात के लिए अपना जो कांस्टेंट अपन ने माना है, K माना है, इसका मान अलग अलग होता है। कैसे होता है, देखो जब अपन निर्वात की बात कर रहे हैं, जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात उपस्थित हो, जब निर्वात उपस्थित हो तो जो K का मान होता है वो रखा जाता है 9 × 10⁹ यूनिट। मैं अभी इसको केवल यूनिट रख रहा हूँ, केवल सीधा मात्रक रख रहा हूँ कि जो K का मान है वो आपको उसका परिमाण तो कितना काम में लेना है, 9 × 10⁹ याद रखने वाली वैल्यू है। यूनिट मतलब मात्रक। अब देखो इसका मात्रक अपने को निकालना है। K का मात्रक अपन कैसे निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला है। इसी से अपन MKS मात्रक या SI मात्रक, दूसरा CGS मात्रक या FPS मात्रक, जो अपन निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। तो देखो यहीं से अपन क्या लिखेंगे, F बराबर क्या लिखा है, K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F × R²। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, K बराबर क्या हो सकता है, F × R²/Q1 Q2। अब देखो आपको छोटी क्लासेज में ये चीज़ें पता चलती है कि बल का SI या MKS मात्रक अपन क्या मानते हैं, न्यूटन मानते हैं। दूरी का MKS मात्रक अपन मीटर मानते हैं और आवेश का जो मात्रक है वो अपन क्या मानते हैं, इसी वैज्ञानिक के नाम पे कूलाम मानते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक K बराबर बल का मात्रक क्या लिखा जाएगा, न्यूटन। N से नोट करते हैं, इंटू दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है, कूलाम × कूलाम। तो टोटल मात्रक क्या बन जाएगा, K बराबर न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ये होता है K का मात्रक। अब देखो जहाँ अपन ने यूनिट रखा था, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि मात्रक क्या होगा, निकालना आना चाहिए कि निकालते कैसे है। अब इसका जो मात्रक है, जो मात्रक अपन क्या लिख सकते हैं, निकालने के बाद में इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर। जब निर्वात होगा तो K का मान ये होगा और K का जो मात्रक है ये कौन सी पद्धति में माना जाता है, SI या फिर MKS पद्धति में माना जाता है। और यदि CGS पद्धति में आप लिखना चाहो, पूछ लिया जाए कि CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो CGS पद्धति में भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको K बराबर बल का जो CGS मात्रक है वो अपन क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं। बल का CGS मात्रक हमेशा डाइन होता है। और जो दूरी का मात्रक है, दूरी को CGS में क्या लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आवेश का जो मात्रक है
ये CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका CGS मात्रक। यदि CGS पूछा जाए तो जो बल है बल को CGS में लिख दो, दूरी है दूरी को CGS में लिख दो, और साथ में जो आवेश का मात्रक है उसको भी किस में लिखना है, अपने को CGS पद्धति में लिखना है। तो ये इसका CGS मात्रक हो गया। ठीक है, अब देखो कि जब निर्वात था तो निर्वात में अपन ये लिख सकते हैं। अब देखो साथ में एक चीज़ और काम में आती है, अपने जो K का मान है, इसी K के मान को अपन ये भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो लिखा हुआ है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको बोला जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका जो मान होता है, इसी का जो नाम है, इसी की चीज़ें चल रही हैं, जो मान है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान है वो रखा जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यहाँ पे अपन लिख देंगे इसका मात्रक। मात्रक आपको निकाल के दिखाएंगे कि इसका मात्रक होता क्या है, कैसे अपन मात्रक निकालेंगे। अब देखो इसी का यदि आपसे मात्रक पूछा जाए तो मात्रक कैसे निकालोगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, जो कूलाम का नियम पढ़ा है, F बराबर क्या लिखा था, K लिखा था। तो यहाँ पे अब K की जगह अपन कितना रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है।